नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं तथ्य एंड ट्रूथ। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए उसके नतीजे क्या आने वाले हैं, क्या होंगे उसके परिणाम, उसके पीछे के फैक्ट्स और उसका एनालिसिस वीडियो हमने आपसे साझा किया था। अब जबकि चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। ऐसे में टीएमसी को प्रचंड हार प्राप्त हुई है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं, अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इन सब पे हम आज चर्चा करेंगे और बताएंगे हार और जीत का क्या रहा खेल, कौन से वो फैक्ट हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत की तरफ अग्रसर किया और कौन से वो फैक्ट हैं जिसने टीएमसी को धरातल की तरफ ढकेल दिया। 215 सीटों से सीधे 80 सीटों पर टीएमसी पहुंच गई और 77 से 207 सीटों का ये बीजेपी का सफ़र कैसा रहा, उसके पीछे की पटकथा क्या है, उस जीत के नायक कौन से लोग हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ये जो जनमत प्राप्त हुआ है, इसके पीछे के नायक कौन है, इसके पीछे के हीरो कौन है, इसके पीछे के हर वो पहलू जो भारतीय जनता पार्टी को इस जीत तक लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे, जान पाएंगे और हम ये भी बता पाएंगे कि टीएमसी की हार की वजह क्या रही, टीएमसी के वो कौन से फैक्ट्स रहे जिसने उसे 215 से 80 पर लाकर छोड़ दिया, वो कौन से कारण रहे कि ममता बनर्जी को बंगाल ने नकार दिया। जी हाँ, वो कौन से कारण रहे कि जिसकी वजह से ममता बनर्जी जैसी जड़ से जुड़ी हुई नेता, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली लीडर फेल हो गई। उनके फेलियर का भी रीज़न और बीजेपी के पास होने का भी रीज़न हम सब कुछ आपसे साझा करेंगे। बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। बीजेपी की प्रेजेंट जीत, बीजेपी 207, टीएमसी 80, कांग्रेस 2, अदर्स 4। टीएमसी की हार की असली कहानी क्या, कौन था इस जीत का असली चाणक्य, भाजपा की इस जीत का असली चाणक्य कौन, ममता बनर्जी को बंगाल में आखिर क्यों नहीं प्राप्त हुआ जनमत, ममता बनर्जी को क्यों नकारा बंगाल ने, क्या बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के साथ अत्याचार ने बंगाल चुनाव पे तो असर नहीं डाला। जी हाँ, ये भी एक फैक्ट है। ये वीडियो में बने रहिएगा, वो हम दिखाएंगे। ममता बनर्जी की वो चुप्पी, बांग्लादेश जब जल रहा था, हिंदू जब जलाए जा रहे थे बांग्लादेश में, तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक दोहरा चरित्र अपना कर चल रही थी, जिसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ा। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बांग्ला भाषी हिंदुओं को ध्रुवीकरण करने का जो टैक्टिस थी, जो प्लान था ममता बनर्जी का, वो फेल हो गया। शयोनी घोष का उद्घोष कहीं ना कहीं बंगाल को रास नहीं आया। काबा पे भारी पड़ा योगी बाबा। बीजेपी की जीत के असली 4 किरदार कौन है, वो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पहली बार भाजपा सरकार। हम आपको बताएंगे कि बीजेपी की प्रचंड जीत का कारण क्या है, टीएमसी की इस प्रचंड हार का भी कारण क्या है, आगे टीएमसी का भविष्य क्या है, बीजेपी कैसे सरकार चलाएगी, उसको क्या कठिनाइयां आने वाली हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में साझा करेंगे। बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें प्राप्त हुई हैं। लगभग 44 से 45% के आसपास उनको वोट शेयर प्राप्त हुए हैं। ऐसे में टीएमसी का वोट शेयर 42% जो 2021 के चुनाव में था, वो घटकर 40 के आसपास जा सिमटा है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि कैसे बीजेपी डे बाय डे 2021 के बाद से चुनाव में चढ़ती गई और आज जो उसको 207 सीटें प्राप्त हुई हैं, आज जो उसको प्रचंड जनमत प्राप्त हुआ है, क्लियर मैंडेट प्राप्त हुआ है, उसकी असल वजह क्या थी। तो हम शुरुआत करेंगे बीजेपी के हार से। जी हाँ, 2021 में बीजेपी चुनाव हार जाती है, 77 सीटें प्राप्त होती हैं, 215 सीटें पाकर टीएमसी सरकार बनाती है, ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है। लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर हार नहीं मानता है। बीजेपी के जीत की पटकथा लिखनी वहीं से शुरू हो जाती है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अगले चुनाव यानी कि 2026 में जो चुनाव हुए, जिसके नतीजे 4 मई को आ चुके हैं, उसकी पटकथा लिखना शुरू कर देता है। भारतीय जनता पार्टी वह संगठन है, विश्व का इकलौता ऐसा संगठन है जिसके कार्यकर्ता, जिसके संगठन के लोग दिन रात निरंतर पार्टी के लिए कार्य करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही एक संगठन शिल्पी सुनील बंसल, जी हाँ, बीजेपी के जीत के इस अहम जीत में जो अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति है,
वह नाम जो पर्दे के पीछे का किरदार अदा करता है वो है सुनील बंसल। जी हाँ, सुनील बंसल जहाँ भी चुनाव में उनको भेजा जाता है वो वहाँ पे विजय दिलाकर ही लौटते हैं। बीजेपी एक बार फिर से अपने उस कह लें कि सेनापति को बंगाल चुनाव के लिए भेजती है, और हम लोग बखूबी जानते हैं कि सुनील बंसल का संगठन पे क्या पकड़ है, कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य, क्षेत्र की समझ, ये सारे जो पहलू हैं वो सुनील बंसल खूब उस पर वर्क करते हैं, खूब उस पर कार्य करते हैं, और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे राज्य में प्रचंड जीत मिली है जहां इससे पहले उसकी कभी सरकार ही नहीं थी। आज़ादी के बाद से पहली बार यह सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद से पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। सुनील बंसल का ये रोल कोई भूला नहीं सकता। सुनील बंसल इस पटकथा के लेखक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के स्क्रिप्ट राइटर अगर कोई है, इस जीत का कोई लेखककार है तो वो है सुनील बंसल। जी हाँ, सुनील बंसल ने पिछले कई वर्षों से बंगाल में रहकर वहाँ के सीमावर्ती इलाकों को, वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं को समझा, उन्हें संगठित किया, उन्हें एकत्रित किया और उनमें वो ऊर्जा झोंक दी जिसने 2026 में जब 4 मई को परिणाम आए तो ये दिखा दिया कि सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हैं, वो क्या मायने रखते हैं, वो किस तरह के सेनापति हैं, ये हम सब समझ सकते हैं। सुनील बंसल ने जिस तरह से क्षेत्रवार वहाँ के वोटर्स को समझा, वहाँ पे बीजेपी की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं, इस सब को समझकर जिस तरह से उन्होंने संगठन में अपने आगे बढ़ाया और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट करके न सिर्फ बंगाल के कार्यकर्ताओं को बल्कि आपने देखा होगा चुनाव में 300 मंत्री और 1000 से भी ज़्यादा शीर्ष नेतृत्व के लोग बंगाल चुनाव में डटे रहे। वो कहीं ना कहीं सुनील बंसल की एक रणनीति का हिस्सा थी। ये तो पहला पहलू था जिसने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई, प्रचंड बहुमत की तरफ जो ले गए। ये जो पटकथा सुनील बंसल ने लिखनी शुरू की थी, ये इसका नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी 77 से 207 का सफ़र तय कर पाई। आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि टीएमसी सीधे 215 से 80 पर क्यों आई। जी हाँ, टीएमसी के हार की वजह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जीत की वजह उसके संगठन के लोग और उसके संगठन के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं टीएमसी की इस प्रचंड हार की वजह भी उसके संगठन के लोग, उसके संगठन की विचारधारा और ममता बनर्जी की वो सोच है जिसने उसे अर्श से फर्श पर पहुंचा दी। जी हाँ, 215 से सीधे 80 पर आना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। अपने आप में ममता बनर्जी को सोचना होगा, उन्हें एनालिसिस करना होगा और समझना होगा कि उनसे चूक कहाँ हुई। हालांकि हम बताते हैं कि उनसे चूक कहाँ हुई। ममता बनर्जी को लगता था कि 25 से 27% का माइनॉरिटी वोट बैंक, थोक का वोट बैंक लेकर अगर हम बांग्ला भाषी हिंदुओं को हिंदू से अलग कर अपने में जोड़ लेंगे तो लगभग 45% के आसपास वोट शेयर क्रिएट कर ले जाएंगे, क्योंकि बंगाल में बांग्ला भाषी यानी कि मूल बंगाली लोग काफ़ी मात्रा में हैं जो अपने आप को बंगाल का मूल निवासी मानते हैं। उसी नब्ज को पकड़कर ममता बनर्जी चलना चाहती थी, खूब चल भी रही थी, अच्छा खासा जा रहा था। हिंदू वोट में जो डिवीज़न की उनकी राजनीति थी वो ठीक ट्रैक पे चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भी उसके लिए मास्टर प्लान तैयार था और वही मास्टर प्लान बीजेपी को अहम मौके पर काम कर गया। ममता बनर्जी की हार की एक वजह और थी, क्योंकि बंगाल हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश से लगा हुआ सीमावर्ती राज्य है। बांग्लादेश में जो पिछले वर्ष घटनाएं हुई, तख्तपलट हुआ और उसके बाद हिंदू और हिंदुत्व को लेकर वहाँ पे क्या रहा, किस तरह से वहाँ पे हिंदुओं को जलाया गया, प्रताड़ित किया गया, इस पर ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र नज़र आया, जिससे बंगाल के लोगों में काफ़ी रोष था। रोष तो पूरे भारत में था, लेकिन खासकर क्योंकि बांग्लादेश से बंगाल सटा हुआ है, ऐसे में वहाँ पे काफ़ी मात्रा में बंगाली लोग भी थे और उनके साथ भी क्या कृत्य हुआ, किस तरह से हिंदुओं को
मारा गया, लटकाया गया, किस तरह हिंसा हुई, वो सब कहीं ना कहीं एक फैक्ट बनकर उभरे, जो इस चुनाव में भाजपा के लिए सपोर्ट सिस्टम और ममता बनर्जी के लिए एक निगेटिव फैक्ट बनकर सामने आए। और कहीं ना कहीं इस तरह से माइनॉरिटी माइंडसेट से जो वो राजनीति कर रही थी, जो थोक वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी की जो राजनीति थी, वो थोक वोट बैंक तो उन्हें मिला, लेकिन जो हिंदू वोटर्स में जो सेंधमारी का काम वो करना चाहती थी बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी के नाम पे, बंगाली बनाम बाहरी के नाम पे, वो हो नहीं पाया। संयोनी घोष जैसे युवा नेतृत्व को उन्होंने कमान दी। संयोनी घोष का वो उद्घोष जो बार बार बंगाल में काबा मदीना गूंजता रहा, कहीं ना कहीं वो काम नहीं आया, उस पर कुछ और भारी पड़ा। वो आगे के हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। संयोनी घोष माइनॉरिटी वोटर्स तो आपके थे ही, ममता बनर्जी को समझना चाहिए था कि माइनॉरिटी जाएगी कहाँ। वो तो एंटी बीजेपी माइंडसेट के साथ उसी के साथ जाएगी जो भाजपा को हरा सकता है, और वो ममता बनर्जी थी। लेकिन उन्होंने उस पर वर्क ही नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके संगठन के लोगों ने उनका ध्यान भटका कर रखा, और वो हिंदू वोटर्स में अपनी जो पकड़ होनी चाहिए, तो जो हिंदू वोटर्स में एक तबका अपनी तरफ उनको आकर्षित करना चाहिए था, वो आकर्षित नहीं कर पाई। और उनके फेलियर का ये एक बड़ा रीज़न रहा, और यही वजह रही कि टीएमसी 215 से 80 पर आ गई। आने वाला भविष्य टीएमसी के लिए और भी खतरनाक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन, उसके संगठन के लोग, कार्यकर्ता किस तरह से सरकार चलाते हैं, ये सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल पहली बार मिला है, क्योंकि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बंगाल में एक लंबे समय तक शासन करना चाहेगी। हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए काफ़ी कठिन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि बीजेपी की इस जीत के वो 4 हीरो कौन हैं। पहले पे तो हमने आपसे चर्चा कर ली, सुनील बंसल एक कुशल संगठन शिल्पकार या एक कुशल रणनीतिकार बीजेपी के लिए फिर से साबित हुए। जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव में एकदम से समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे ढकेल दिया था, कार्यकर्ताओं के साथ उनका सामंजस्य, संगठन में उनकी पकड़ और क्षेत्रवार चुनाव की समझ कहीं ना कहीं इस बार बंगाल में भी देखने को मिली। कहीं ना कहीं सुनील बंसल ने सीमावर्ती इलाकों में और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के वोटर्स को समझा, उसको अपने शीर्ष नेतृत्व को बताया, और उस पर कैसे निजात पाना है, किस तरह से उन्हें वोट में तब्दील करना है, उनके साथ जो कठिनाइयाँ थी उसको कैसे दूर करना है, ये सारी चर्चाएँ वो समय समय पर शीर्ष नेतृत्व को करते रहे, बताते रहे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वो कठिनाइयाँ दूर कर सकी, वो विश्वास वोटर्स का जीत सकी, उनके अंदर के उस भय को ख़त्म कर सकी, और जो वोट में तब्दील हुए, जो वोटर्स बूथ तक आए, उसी का नतीजा था कि 92% के आसपास वोटर्स टर्न अराउंड रहा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फ़ायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी 38% के वोट शेयर से सीधे 44 से 45% पे पहुँच गई। और ये जो चेंज भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर्स में हुआ है, उसकी वजह कहीं ना कहीं सुनील बंसल जी हैं। सुनील बंसल इस भाजपा की इस जीत के नायक तो नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर हैं। उन्होंने वो कहानी गढ़ी, उन्होंने वो कहानी लिखी जिसने भारतीय जनता पार्टी को 77 से 207 पर पहुंचा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जीत के उस दूसरे नायक की, जिसका रोल बहुत ही अहम था। अब हम बात करेंगे उस नायक की, उस दूसरे किरदार की, जिसने भारतीय जनता पार्टी की इस अहम जीत में अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, वो किरदार कोई और नहीं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। जी हाँ, अमित शाह न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, बल्कि भारत के गृह मंत्री के रूप में बंगाल चुनाव में डटे रहे, और उन्होंने वो सारी समस्याएं जो पिछले चुनाव में झेली थी, जो देखी थी, उनसे निजात पाने के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार कर रखा था। और जिस तरह से वो जानते थे कि इन चुनावों में क्या करना है, उनकी योजनाबद्ध तरीके से एंट्री और उनका वो फैंटम रूप जो देखने को मिला, कहीं ना कहीं अमित शाह ने ये दिखा दिया कि बंगाल उनके लिए कितना ज़रूरी था, बंगाल का ये चुनाव कितना ज़रूरी था। बात जब अमित शाह की होगी तो बतौर बीजेपी के नेता ही ना सही, बल्कि बतौर गृह मंत्री भारत सरकार भी बंगाल चुनाव उनके लिए कितना अहम था, बंगाल में उनके
विपक्ष की सरकार, उनकी सरकार होना कितना ज़रूरी था, वो उनके एग्रेशन से और वो उनकी बंगाल में उपस्थिति ने बता दिया था। वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं बंगाल का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है। वो भारत के गृह मंत्री के लिए एक राज्य के चुनाव से बढ़कर था। बंगाल में अमित शाह की वो एग्रेसिव एंट्री, वो एग्रेशन, वो वोटर्स को विश्वास दिलाना कि इस बार किसी भी तरह से कोई हिंसा नहीं होने पाएगी, उनको पोलिंग बूथ तक कैसे ले जाना है, सेंट्रल फोर्सेस का ह्यूज डिप्लॉयमेंट कर कर वोटर्स के मन में विश्वास दिलाना, वोटर्स के अंदर बैठे भय को ख़त्म करना, हिंसा और झड़प के जो घटनाएं जो होती रहती थी पूर्व में बंगाल में, उनको कहीं ना कहीं उससे निजात पाने की उनकी जो योजना थी वो नज़र आ रही थी। और ख़ास करके जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में अमित शाह के मुंह से वो बयान निकलता है कि उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा, तो जो वोटर्स जिनके अंदर वो भय था, वो डर था, वो समाप्त हो जाता है और एक विश्वास निकल कर आता है, विश्वास जगता है। और सीमावर्ती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे हिंसक घटनाएं होती थी, वहाँ पे वोटर्स का वो टर्न अराउंड देखने को मिलता है। लोग पोलिंग बूथ तक जाते हैं और पहले ही फेज़ में 94% की बम पर वोटिंग होती है। ये प्रेजेंस अमित शाह का था, ये अमित शाह की रणनीति का हिस्सा था जिसने वोटर टर्नआउट को बढ़ा दिया और वही नतीजा रहा कि बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ गया। जी हाँ, बंगाल बतौर गृह मंत्री उनके लिए आवश्यक था, क्योंकि समय समय पर जो इंटेल रिपोर्ट्स आ रही थी, जो सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इंटेल रिपोर्ट्स दी थी, उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसी सरकार चाहिए थी बंगाल में जो उसके समझ लीजिए कि सामंजस्य की सरकार हो। तो बंगाल चुनाव के सेकंड हीरो अगर हम कहेंगे, या फिर यूँ कह लें कि एक लीड रोल अदा कोई कर रहा था, तो वो थे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस तीसरे नायक की जिसने कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत की पटकथा को लिखा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी आज अपने राजनीतिक सफर के उत्कृष्ट स्थान पर है, या यूँ कह लें कि उसकी राजनीतिक यात्रा शीर्ष पर चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को शीर्ष तक ले जाने में उसके संगठन के एक एक कार्यकर्ता का योगदान तो है ही, लेकिन जो एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका योगदान हम नकार नहीं सकते, कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव में भी वो योगदान उस व्यक्ति का था। वो नायक जो हर चुनाव में आता है और छा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बतौर भाजपा के नेता वो उन्होंने भी अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी बंगाल को जीतने में, लेकिन उसके साथ साथ ही उनके भी मन में वो दृढ़ संकल्प था कि बंगाल में एक ऐसी सरकार बनाना है जो उनके साथ की सरकार हो, जो उनके सामंजस्य की सरकार हो, जो उनकी पार्टी की भी कह सकते हैं सरकार हो, ताकि वो इस देश की संप्रभुता और सुरक्षा को कायम कर सकें। जी हाँ, भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बने थे, सीमावर्ती राज्य बंगाल में जिस तरह से इंटेल रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत में भी कुछ ना कुछ प्लान किया जा रहा है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या चाइना हो या फिर अन्य देश भी भारत के विकास को देखते हुए कहीं ना कुछ उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और बस पटल पर हम बखूबी देख सकते हैं कि आपस में कई पड़ोसी देशों के हालात कैसे चल रहे हैं। ऐसे में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इंटेल रिपोर्ट्स समय समय पर साझा की सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कहीं ना कहीं बतौर प्रधानमंत्री बंगाल की जो सरकार थी वो चिंता का सबब बनी हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बंगाल में एक सामंजस्य वाली, एक अच्छी सरकार जो सेंट्रल के साथ कोऑर्डिनेशन करके चले, वो ज़रूरी थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की उम्र में 25 का वो जोश लेकर बंगाल के चुनाव में उतरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने झाल मुड़ी के उस जाल में ममता दीदी को कैसे फंसाया, कैसे चक्रव्यूह रचा, वो हर किसी ने देखा। इस बंगाल चुनाव में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति जिस तरह से रही, कहीं ना कहीं वो दिखा रही थी कि वो भी भाजपा की सरकार के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेकों सभाएं, अनेकों रोड शो, अनेकों जनसभाएं करते रहे और कैंपेन को वो मजबूती प्रदान कर रहे थे, वो ध्रुवीकरण कर रहे थे भाजपा की कैंपेन का, जो देखने योग्य थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तौर पर प्रधानमंत्री ने इस कैंपेन को फ्रंट से लीड किया और अपनी ऊर्जा झोंक दी थी। जिस तरह से उन्होंने दिखाया, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी योजनाओं को एकदम संगठित रूप से, एकदम योजनाबद्ध तरीके से बंगाल चुनाव में लगाया और जिस तरह से अपने संगठन के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर उनको समय समय पर उनका मार्गदर्शन किया और उनसे प्राप्त जो भी सूचनाएं थी, उनसे प्राप्त जो भी थ्रेट्स उनको मिलते गए, पार्टी हित में, देश हित में किस तरह से कार्य करना है, उस पर बखूबी कार्य किया। उसी की देन थी कि जो 2021 के चुनाव में कसर रह गई थी, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, जो जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई थी, उन सबको मद्देनज़र देखते हुए उन्होंने वो अमित शाह के साथ एक मास्टर प्लान बनाया और भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच के सामंजस्य की वजह से सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज का पूरे चुनाव में प्रेजेंस बना रहा और एक विश्वास जो वो वोटर्स के मन में लाना चाहते थे कि आप घर से निकलिए, वोट डालिए, पोलिंग बूथ तक जाइए, कहीं किसी को कुछ नहीं होने दिया जाएगा और चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। उस विश्वास ने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा दिया। 92% के आसपास का टर्न अराउंड रहा और उसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला। जी हाँ, 38% से अगर बीजेपी 45% के आसपास वोट शेयर लेकर आई है तो कहीं ना कहीं ये जो इंक्रीज़ हुआ था 10% का वोट शेयर, उसमें से 5 से 7% बीजेपी के हिस्से में ही गया और उसका बीजेपी ने बखूबी फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत के तीसरे नायक थे, लीड रोल में थे। और अब बात करेंगे हम उस नायक की जिसके आने से बंगाल चुनाव का पारा हाई हो गया, जिसके आने से बंगाल में हाउस द जोश हाई सर का नारा लगने लगा बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हिंदुत्व का वो चेहरा जो क्लियर कट बात करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, उनका क्लियर कट एजेंडा है, उनका क्लियर कट विज़न है। माफिया के अगेंस्ट उनका जो स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, यूपी का जो बुलडोजर मॉडल है, वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में विख्यात हो चुका है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की एंट्री, धुरंधर स्टाइल एंट्री कराई गई थी बंगाल चुनाव में, वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कार्य की थी, एक संजीवनी का कार्य की थी। हमने अपने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि योगी जी जो कि हर चुनाव के ओपनर हुआ करते थे, इस बार कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग स्ट्रेटजी में नीचे फिट बैठ रहे थे। और जब ममता बनर्जी की टीएमसी हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी का काम करना चाहती थी, उसी समय एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर की। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ की उस एंट्री ने पूरे बंगाल का माहौल ही बदल दिया। जी हाँ, पूरे बंगाल में योगी योगी के नारे गूंजने लगे। जनसभाओं में कुर्सियां खाली रहती थी, लोग पेड़ों पे चढ़ जाते थे, योगी को देख महिलाएं नतमस्तक हो जाती थी। ऐसा लगता था भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनाव को न सिर्फ जीत चुकी है, कहीं ना कहीं वही एक ऐसे स्टार प्रचारक थे जिसने वो जो टीएमसी की सेंधमारी की राजनीति थी उसके पर को काट दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी एंट्री में ही बता दिया था, और वो बयान जो उनका था हर किसी ने सुना होगा कि ये कठमुल्लापन की राजनीति नहीं चलने दी जाएगी, बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी। उनके इस स्टेटमेंट ने काबा पे भारी योगी बाबा ये थोप दिया था। मैंने पहले भी बताया था कि काबा पे कौन भारी था, तो साफ साफ मैं आपसे बताना चाहूँगा
कि संयोनी घोष के उद्घोष काबा पे योगी बाबा पूरी तरीके से भारी थे। जो बंगाल की जनता ने उन्हें प्यार दिया, जो उत्साह कार्यकर्ताओं में उनके आने के बाद देखने को मिला, उसने इस अप्रत्याशित जीत, इस प्रचंड जीत की पटकथा वहीं लिख डाली थी। योगी आदित्यनाथ का वो अहम रोल रहा, वो किरदार रहा, वो फिनिशर का किरदार उन्होंने निभाया, जो मैंने जैसा अपने पहले के वीडियो में बता रखा था कि कभी महेंद्र सिंह धोनी निभाया करते थे। उनके आने से, उनकी एंट्री से एक अजीब सा माहौल बनता चला गया। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोटर्स को ये विश्वास दिला चुके थे कि इस बार चुनाव में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हिंदू वोटर्स को वो विश्वास दिला चुके थे कि आप बूथ तक जाइए, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद आपके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाएगी, तब ऐसे में जो वो जोश भरने का रोल होता है वो योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उन्होंने हिंदुओं के दर्द पे मरहम भी लगाया, जो बांग्लादेश से लेकर बंगाल तक हिंदुओं के साथ होता आया था। योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव का रुख भाजपा की तरफ पूरी तरीके से मोड़ दिया था। उनकी एंट्री के बाद से ही ये लगने लगा था कि बंगाल का हिंदू जाग चुका है। अब वो बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी नहीं, बल्कि हिंदू बनकर वोट करेगा। अक्सर जो बांग्ला भाषी मूल बंगाली के और बाहरी के नाम पर बिखर जाते थे, इस बार वो चुनावों में एकजुट हो चुके थे। हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पश्चिम बंगाल चुनाव, हम ये कह सकते हैं कि जो जीत की पटकथा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसका शीर्ष नेतृत्व लिख रहा था, उसमें जो किरदार योगी आदित्यनाथ के लिए लिखा गया था, उसको उन्होंने ना सिर्फ बखूबी निभाया, बल्कि कुछ यूं अपनाया कि पूरा बंगाल बम बम बोल उठा। वो हिंदू वोटर्स का पोलराइजेशन और जो उनमें डिवीज़न की जो प्लानिंग थी टीएमसी की, उसको फेल किया और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक बड़ी चोट दी। तो इस तरह से ये चार मूल नायक, ये चार किरदार थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पटकथा को लिखा, भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत के जो भागीदार रहे। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि आने वाले भविष्य में बीजेपी के लिए एज ए गवर्नमेंट वहाँ क्या चैलेंजेस होंगे। सबसे पहला चैलेंज होगा बॉर्डर सिक्योरिटीज़। जी हाँ, बीजेपी अपने एजेंडे में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर उतरी है और बांग्लादेश से लगे हुए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर की सुरक्षा कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी होगी। और वो एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि काफ़ी पहले से हम देखते आए हैं कि बंगाल के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठ होता रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है उसको सिक्योर करना। वो अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार की प्राथमिकता होगी। दूसरा बड़ा चैलेंज होगा किस तरह से वहाँ पे जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम की जो ये आपसी जो खटास है, इसको लेकर जो आए दिन वहाँ पर माहौल गर्म होता है, उसको कैसे सामंजस्य बैठाकर किस तरह से एक सफल सरकार चलाया जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि बंगाल का जो अर्बन एरिया है, बंगाल के अर्बन एरिया के लोग जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी सुलझे हुए लोग होते हैं। तो जो भी चैलेंजेस बीजेपी को आएंगे वो बंगाल के रूरल एरियाज़ में आएंगे। हालांकि उनके पास उसका मास्टर प्लान ऑलरेडी तैयार होगा। जैसा कि हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह संगठन है जो चुनाव में उतरने से लेकर चुनाव ख़त्म होने के बाद तक हर रोज़ एक नई रणनीति बनाकर चलता रहता है। ऐसे में इस चुनाव में एक पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में जो शून्य पर थी, उससे भी 2 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अपने भविष्य की एक किरण नज़र आई होगी और वो टीएमसी के लिए एक सिरदर्द हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, बहुत राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है, आज़ादी के बाद से सरकार में रहने वाली पहली पार्टी है। तो ऐसे में उसके कार्यकर्ता हर स्टेट में, भारत के हर कोने में है। तो वो वोट बैंक उनके पास तो है ही है, लेकिन ये जो 2 सीट्स आई हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए सिरदर्द बनेगा।
आने वाले भविष्य में टीएमसी के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर माइनॉरिटी वोट में कोई सेंध लगाएगा तो वो कांग्रेस नजर आती है। लेफ्ट की राजनीति जो ममता बनर्जी ने समाप्त की थी वो फिर से एक बार उभरेगी। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी सरकार बनाकर वहाँ पे बीजेपी शासित राज्य जब होगा तो जो वो मार्क्सिस्ट लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, उनकी भावनाएं फिर से एक बार उफान पर होंगी। वो धीरे धीरे नज़र आएंगी आपको धरातल पर। उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार निजात जरूर पा लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए वो बड़ा खतरा होगी, क्योंकि वो जो लेफ्ट की राजनीति है, वो जो लिबरल और मार्क्सिस्ट या लेनिन वाली जो परंपरा के लोग हैं, एक बार फिर से वो अपना समूह स्थापित करने की कोशिश करेंगे और उनको सीट्स आई है। और कहीं ना कहीं अगर ये टीएमसी का जो थोक वोटर था ये खिसकता है तो वो शिफ्ट होगा, जहाँ पे लेफ्ट मजबूत होगा वहाँ लेफ्ट की तरफ, जहाँ पे कांग्रेस मजबूत होगी वहाँ पे कांग्रेस की तरफ। हालांकि ममता बनर्जी को और उनकी टीम को, उनकी पार्टी को चाहिए कि इस हार का ठीकरा ना तो ईवीएम पर फोड़ें, ना तो किसी तरह की गड़बड़ी पर फोड़ें, बल्कि खुद से बैठें और एनालाइज करें और एनालिसिस करें और उस पॉइंट को देखें, समझें जो हमने समझाया है। शायद उनको समझ में आएगा कि उनकी हार की असल वजह क्या है। उनके हार की असल वजह वो उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी, उनकी खुद की स्ट्रेटजी और उनके पार्टी लीडर्स की स्ट्रेटजी है, ना कि कोई ईवीएम, ना कि कोई चुनाव से संबंधित गड़बड़ी, इलेक्शन कमीशन या फिर कुछ और है। ये वो समय है जब टीएमसी को और ममता बनर्जी को एक सघन एनालिसिस करना चाहिए, बैठना चाहिए, अपने लीडर्स को समझाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए उन्हें उनके साथ सामंजस्य बैठाना होगा, उनसे वार्तालाप करनी होगी। नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से बंगाल का माहौल बदला है, कहीं ना कहीं टीएमसी को बूथ वाइज कार्यकर्ता ही बनाने में दिक्कत आ सकती है। टीएमसी को अगर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है, उनमें एक नई ऊर्जा फूंकनी है, तो उनको एनालिसिस करना होगा। ममता बनर्जी को स्वयं बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि इस हार से एक सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं नए प्लानिंग, नए एजेंडे के साथ। शायद आने वाला चुनाव उनके उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर जाए। हालांकि ऐसा कुछ अभी होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल के लिए इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ हुआ वो आपको हम समझा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत क्यों ज़रूरी थी वो भी हम आपको बता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली वाली राज्य में सरकार बनाने जा रही है। आज़ादी के बाद से पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ना सिर्फ पूर्ण बहुमत की, या फिर यूँ कह लें कि पहली बार सरकार में आएगी। तो जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, इन नारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो चलती थी, आज पहली बार जब बंगाल में अपनी पश्चिम बंगाल में सरकार स्थापित करेगी तो वो अपना सपना भी सरोकार कर लेगी, जिसमें वो सपना था कि जहां हुआ था जन्म मुखर्जी का वह बंगाल भी हमारा है, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर भी हमारा है। और इसी के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा अपने किसी अगले वीडियो में, फिर किसी चुनावी एनालिसिस में, फिर किसी मुद्दे के एनालिसिस पे, फिर किसी एजेंडे के एनालिसिस पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।